हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 7 यानी 7वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों अब एक हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी NCERT बुक उठाइए, वो मैं लिखना भूल गया। आप अपनी NCERT बुक उठाइए, उसमें देखेंगे आपका एक टॉपिक है 11.6 जिसका नाम है विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो आज बच्चों हम विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या है विशिष्ट ऊष्माधारिता। 11.5वां टॉपिक हमने पिछले लेक्चर तक समाप्त कर लिया है। तो आज कौन सा टॉपिक आपकी NCERT बुक का 11.6 जिसको हम कहेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, कैपेसिटी चलो समझ जाओगे आप। कैपेसिटी स्पेलिंग समझ में आ रही होगी, CAPACITY। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं बच्चों, विशिष्ट ऊष्माधारिता। लेकिन कुछ बुक में बच्चों आपको विशिष्ट ऊष्मा भी लिखी मिल जाएगी, तो कंफ्यूज ना हो। तो विशिष्ट ऊष्मा कह लें या विशिष्ट ऊष्माधारिता कह लें, एक ही बात है बच्चों। विशिष्ट ऊष्माधारिता या केवल विशिष्ट ऊष्मा, इससे कंफ्यूज न हो, एक ही बात है। कुछ किताबें विशिष्ट ऊष्मा लिखती हैं और कुछ किताबें विशिष्ट ऊष्माधारिता लिखती हैं। आपकी NCERT बुक इस टॉपिक को लिख रही है विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसलिए मैंने हेडिंग दिया है विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो क्या है ये विशिष्ट ऊष्मा? तो बच्चों ऊष्मा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब यहाँ सीखते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता है क्या, उसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई बॉडी है बच्चों, क्या है, कोई वस्तु है, हमारे पास कोई वस्तु है, मान लो ये किसी टेम्परेचर पर है। इसका टेम्परेचर अगर हमें विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझने की कोशिश करें कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान कितना ले रहे हैं, यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान, जैसे 1 ग्राम या 1 किलोग्राम। एकांक द्रव्यमान का ताप, द्रव्यमान देखो द्रव्यमान कितना ले रहे हैं, द्रव्यमान यानी m, द्रव्यमान समझे बच्चों, बहुत आनंद आएगा। द्रव्यमान यानी m, और वो कितना, एकांक यानी एक, मात्रा कुछ भी हो सकता है। एकांक द्रव्यमान का ताप यानी तापांतर, डेल्टा लगाया है ना, कितना बढ़ा रहे हैं, एकांक या 1 डिग्री सेल्सियस। ये वृद्धि कर रहे हैं यानी ताप वृद्धि। ये कब होगी बच्चों, किसी वस्तु का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब उसको हम क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। तो किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा हमें उस वस्तु को देनी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। और इसको बच्चों हम किससे लिखते हैं, S से, छोटे s से। किससे लिखते हैं, स्मॉल s से। तो बात समझ गए, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग ऊष्मा देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो जितनी ऊष्मा देनी होगी हमें किसी वस्तु को, तो ढंग से आप समझ गए, परिभाषित हो गए कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की या उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ढंग से सीखेंगे, चाहे धीरे धीरे पढ़िए, कोर्स थोड़ा लेट हो पाएगा लेकिन आप फिजिक्स पढ़ना सीख जाएंगे। ओके बच्चों, तो बात समझ आई। तो परिभाषा क्या बनी कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की या उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस परिभाषा को मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो बच्चों परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि हमने ये कहा कि एकांक द्रव्यमान का ताप कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस, यानी तापांतर कितना करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। और तापांतर में भी ताप वृद्धि करनी है, ठीक है ना बच्चों।
तो मान लीजिए हमारे पास जो वस्तु थी या जो पदार्थ था उसका द्रव्यमान m था और उसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाने में हमें Q ऊष्मा देनी पड़ी। यानी m द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख रहे हैं, सूत्र निकालना सिखा रहे हैं। m द्रव्यमान की वस्तु का ताप, वस्तु का तापांतर हमने कितना किया बच्चों, डेल्टा T। तो और ऊष्मा में दी गई ऊष्मा, में दी गई ऊष्मा, में दी गई ऊष्मा कितनी थी, Q ऊष्मा देनी पड़ी। m द्रव्यमान की वस्तु का ताप इतना, तापांतर डेल्टा T, मतलब मैंने संक्षेप में लिखने की कोशिश की है, या शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु है बच्चों और उसका ताप हमने कितना बढ़ाया, डेल्टा T, और ऊष्मा हमें कितनी देनी पड़ी, Q। तो इस सेंटेंस को मैं ढंग से नहीं लिख पाया हूँ, तो समझने की कोशिश करें। मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसको फील कराना चाह रहा हूँ, बोध कराना चाह रहा हूँ कि m द्रव्यमान की वस्तु है और ताप वृद्धि शॉर्ट में लिखते हैं, m द्रव्यमान की वस्तु के, ऐसे कर लो, ढंग से ही पढ़ो थोड़ा सा, वस्तु के, समझा तो मैं चुका हूँ। m द्रव्यमान की वस्तु के ताप में, ऐसे लिखो, के ताप में डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, ताप कितना बढ़ाना है, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने में दी गई ऊष्मा, ऐसे अच्छा वाक्य बना, करने में दी गई ऊष्मा। तो कोई सूत्र निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों। मान लो हमारे पास m द्रव्यमान की वस्तु थी, उसका टेम्परेचर हमने डेल्टा T बढ़ाया, Q ऊष्मा देनी पड़ी। तो परिभाषा क्या है कि द्रव्यमान एकांक लेना है, टेम्परेचर एकांक लेना है। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु, यानी अब m की जगह कितना हो गया, एकांक, तो क्या करना पड़ेगा, m से भाग करना पड़ेगा। m द्रव्यमान के लिए Q ऊष्मा, तो एकांक द्रव्यमान और एकांक तापांतर और एकांक ताप वृद्धि और 1 डिग्री, एकांक यानी 1 डिग्री सेल्सियस कह लो या 1 डिग्री एक केल्विन कह लो, डिग्री नहीं लगाते केल्विन पर, 1 केल्विन ताप वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा या आवश्यक ऊष्मा कितनी हो गई बच्चों, जल्दी बोलें, Q बटे, देखो एकांक m के लिए Q, तो एकांक के लिए Q बटे m, डेल्टा T टेम्परेचर वृद्धि के लिए Q, तो एकांक के लिए कितनी, अपॉन डेल्टा T। बात समझ गए, जो चीज़ें एकांक होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। यही क्या बन गई, विशिष्ट ऊष्मा यानी S। तो बच्चों क्या सूत्र आ गया, S बराबर Q बटे m इंटू डेल्टा T। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप कंफ्यूज ना हो, परम ताप के केस में भी लिख सकते हो Q बटे m इंटू डेल्टा T, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर यहाँ सेल्सियस में है कि डेल्टा T जो सेल्सियस में होता है वही डिफरेंस केल्विन में भी होता है, बराबर होते हैं। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये सूत्र निकल के आया, S बराबर Q बटे m इंटू डेल्टा T, यानी एकांक द्रव्यमान है और एकांक ताप। जो चीज़ एकांक हुआ करें उसमें नीचे लिख दो, और क्या चीज़ की ज़रूरत है, ऊष्मा की, तो वो ऊष्मा ऊपर आ गई। समझ गए ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से अगर हम एक नया रिलेशन, नया क्या, मतलब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर MS डेल्टा T। ठीक है बच्चों, या ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर MS डेल्टा T, कैसे ही लिख लो। विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा समझ में आ गई। मात्रक की बात और कर लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। देखो बच्चों, व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो Q लेंगे कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम,
कैलोरी पर ग्राम, एकांक कहा था ना, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, डेल्टा टी पर डिग्री सेल्सियस। यही तो मात्रक हुआ, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, इससे पता चल रहा है। लेकिन एसआई मात्रक की बात करें बच्चों, एसआई मात्रक क्या होगा इसका? ये व्यवहारिक मात्रक है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसी का यूज़ करेंगे। एसआई मात्रक क्या लिखेंगे बच्चों? कैलोरी की जगह क्यू, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होगा, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में लोगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल किलोग्राम इनवर्स कैलोरी इनवर्स। ओके बच्चों, बात समझ रहे हैं? तो मैंने विशिष्ट ऊष्मा समझाने की कोशिश की बच्चों, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढंग से समझेंगे, आज आनंद आ जाएगा कि फिजिक्स कितनी अच्छी होती है बच्चों ना। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ तो बच्चों, आप ये विशिष्ट ऊष्माधारता का कॉन्सेप्ट समझ चुके। जो कुछ मैंने पढ़ाया वो मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे विशिष्ट ऊष्माधारता होती है बच्चों, वैसे ही एक अलग टॉपिक है मोलर। हम इस विशिष्ट ऊष्मा को दूसरे पदों में भी नापते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता, या मोलर विशिष्ट ऊष्मा कह लें केवल, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता। इसका क्या अर्थ हुआ? मोलर, मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या केवल हीट तक ही छोड़ दें, कैपेसिटी ना लिखें, कैपेसिटी। ओके बच्चों, तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता क्या है, इसको और समझ लें। अभी हमने द्रव्यमान ग्राम में, किलोग्राम में लिया था, वस्तु का हमने जो पदार्थ था, जो वस्तु थी, तो वो अलग अलग, ग्राम में ली थी। अगर हम उस पदार्थ को मोल के रूप में लें, मोल, आपने मोल पढ़े हैं केमिस्ट्री में, मोल, मोलों की संख्या, ठीक है ना, मोल आप जानते हैं। तो हम अगर एकांक द्रव्यमान की जगह एक मोल की बात करेंगे तो वो विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी? मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता या मोलर विशिष्ट ऊष्मा, एक ही बात है। इसका मतलब परिभाषा क्या बनेगी, यही समझ लें। किसी वस्तु के 1 मोल का ताप, एकांक द्रव्यमान की जगह अब द्रव्यमान की बात नहीं करेंगे, 1 मोल की बात करेंगे बच्चों। किसी वस्तु के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारता कहलाती है। ठीक है ना, ये परिभाषा बन गई। आपको क्या करना है, एकांक द्रव्यमान की जगह केवल क्या लिखना है बच्चों? 1 मोल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ इस बात को, आपके सामने लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, परिभाषा आप समझ गए। हाँ तो बच्चों, मैंने ये डेफिनेशन लिख दी। इन दोनों परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर कहाँ है, यहाँ एकांक द्रव्यमान लिखा है और यहाँ 1 मोल लिखा है। एकांक द्रव्यमान की जगह हम 1 मोल लेंगे, यानी किसी वस्तु के पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा या आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। सेम परिभाषाएं हैं, द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान की जगह हमने 1 मोल ले लिया बच्चों, मोल के पदों में परिभाषित कर रहे हैं। अब इसको लिखेंगे सी से, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। समय बचाने के लिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों, पहले आपको वीडियो को पॉज करके। अब इसका सूत्र बनाना चाहोगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे, सिमिलर फैशन में बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ एकांक द्रव्यमान था तो हमने द्रव्यमान से भाग किया था। अब मोल ले रहे हैं तो मोल बच्चों म्यू से लिखे जाते हैं, म्यू इंटू डेल्टा टी, ये तो फॉर्मूला ये हो गया। यानी यहाँ Q बराबर कितना हो गया, म्यू सी डेल्टा टी। छोटा टी छोटा बना लो या बड़ा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये हो गया ना। अब मात्रक की बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें, मात्रक किसका,
टॉपिक क्या चल रहा है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जिसे हमने सी से लिखा है। तो मात्रक क्या हो जाएगा बताएं यहाँ पर, क्यू की जगह मतलब क्यू ऊर्जा, उसमें ऊर्जा है, यानी एसआई मात्रक की बात कर रहा हूँ। कौन से, एसआई मात्रक की, जूल प्रति म्यू यानी मोल, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में होगा। जूल प्रति मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू बटे म्यू इंटू डेल्टा टी, परम ताप के पदों में भी। केल्विन में टेम्परेचर यहाँ सेल्सियस में है, यहाँ केल्विन में है। समझ रहे ना बच्चों, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी बराबर ऐसे या ऐसे। ये हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो बात समझ आ गई होगी बच्चों आपको, ठीक है ना। अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता गैसों के केस में बच्चों थोड़ा सा अलग फिनोमेना हो जाता है। किसके केस में, गैसों के केस में। लेकिन अब जगह थोड़ी कम बची है बच्चों, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। अब गैसों की बात करूं तो यहाँ किसी वस्तु ने लिखे किसी गैस लिखना पड़ेगा, तो यही परिभाषा समझा दूं, किसी गैस के 1 मोल का ताप, ठीक है, ये बात हो जाएगी। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा था दोनों टॉपिक को मिला के समझा दूं। तो एक कोशिश करते हैं, यही कोशिश कर लेते हैं। गैसों के लिए बात कर रहे हैं अब, यानी हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है ना बच्चों, ताप वृद्धि के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है। अब गैसेस के केस में बात करें, गैसों के लिए हम ऊष्मा 2 तरीके से दे सकते हैं, कि हम दाब नियत रख लें या दाब को कांस्टेंट रखें, नियत रखें, दाब न बढ़ने दें गैस का, और उसका ताप बढ़ा रहे हैं, ऊष्मा दे के उसका ताप बढ़ा दिया। दूसरा, आयतन न बढ़ने दें उसका, और गैस का हम ताप बढ़ा रहे हैं। तो 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा मिल जाती हैं गैसों में। 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं, मोलर विशिष्ट ऊष्माएं 2 प्रकार की होती हैं गैसों के लिए। ये तो हमने जनरल एक डेफिनेशन लिख दी बच्चों। तो एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसको मैं पहले ऊपर लिखूँगा, फिर बाद में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं एक दूसरा टॉपिक पढ़ा दूं या समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मुझे सोचने दो कि पहले क्या पढ़ा हूं। चलो यही पढ़ लो। यानी हम दाब को स्थिर रख सकते हैं, भाई दाब स्थिर रखा जाए, ताप ही तो बढ़ा रहे हैं। आपने गैसों के लिए फिनोमेना पढ़ा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। दाब स्थिर रखें या आयतन स्थिर रखें, दाब यानी प्रेशर और आयतन यानी वॉल्यूम। तो जब दाब स्थिर रखकर हम किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, तो जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता हमें मिलेगी वो स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। उसको हम Cp से लिखेंगे बच्चों। किससे लिखेंगे? Cp से। और जब हम गैस का आयतन स्थिर रखकर उस गैस का ताप, उस गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, तो जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, वो कहलाएगी Cv। तो समझ लें, मैं लिख दूंगा अभी बच्चों। गैसों के लिए, गैसों में 2 विशिष्ट ऊष्माएं हो जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। गैसों में 2, क्योंकि गैस का ताप, हम क्या बात कर रहे थे, ताप बढ़ा रहे थे ना बच्चों, ताप बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो गैसों में, गैसों का फिनोमेना थोड़ा अलग है। तो अगर हम दाब स्थिर रखकर ताप बढ़ा रहे हैं, तो जो ऊष्मा हमें ऊष्मा धारिता मिलेगी वो Cp कहलाएगी। और आयतन स्थिर रख करके अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं, तो जो विशिष्ट ऊष्मा मिलेगी वो Cv कहलाएगी। तो परिभाषाएं पहले सुन लें, मैं लिख के दिखा दूंगा। क्या क्या लिखेंगे आप? किसी वस्तु की जगह अब आप क्या लिखेंगे? किसी गैस के, ध्यान से सुनना, और कब? स्थिर दाब पर। तो पहले क्या बोलेंगे? स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की
स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cp से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ आ जाएगा Cp। बात समझ गए? हमने यहाँ कंडीशन लगा दी। अब दूसरी परिभाषा इसकी सुने, आयतन स्थिर रख के, तो यहाँ क्या लिख देंगे? स्थिर आयतन पर किसी, यहाँ क्या लिखेंगे? गैस। यहाँ इतनी जगह चेंजिंग करेंगे कि स्थिर आयतन, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर मैं यहाँ अंडरलाइन वगैरह करूँगा, समझ में आ जाएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ ये जो शब्द मैंने लिखा है, अब मैं से मतलब चेंज कर सकता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, किसी वस्तु के पदार्थ के, ये लिखा था ना, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे CV से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ CV आ जाएगा, ये आ जाएगा। परिभाषाएं समझ में आ गई? परिभाषाएं अलग अलग नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको याद करने में कोई कठिनाई न हो बच्चों। तो अब मैं लिख देता हूँ इन दोनों को। बात समझ गए? क्लियर होगी बात? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट वो ले लिया आपने। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप समझ गए परिभाषाएं कि गैसों के लिए 2 विशिष्ट ऊष्मा धारिताएँ हो जाएंगी, Cp और Cv। आपको सिर्फ इसकी जगह आप कॉपी पेंसिल उठाइए, वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ लिखूँगा, बहुत समय लगेगा। किसी सबसे पहले क्या लिखेंगे? दाब को स्थिर रखना है। स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cp से प्रदर्शित करते हैं। तो Q समझ गए? ये समझ गए? तो ऐसे लिख लेंगे, ओके? वीडियो को पॉज कर करके लिख लें, आपको किताबों में लिखी मिल जाएगी। अब स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें Cv की, तो परिभाषा क्या बनाओगे? किसी गैस को स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे CV से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो गैसों में 2 प्रकार की मोलर विशिष्ट ऊष्माएं हुई, Cp और Cv। ओके बच्चों, तो ये लिख लेंगे, आप किताबों से लिख लेना, समझ गए? अब हम एक इसको नहीं हटाना चाह रहे थे बच्चों, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे एक, अभी हमने विशिष्ट ऊष्मा धारिता पढ़ी, अब हम केवल ऊष्मा धारिता पढ़ेंगे कि ऊष्मा धारिता क्या है, हीट कैपेसिटी, ठीक है? इसलिए अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है और आपने परिभाषाएं भी लिख ली हैं। अब बच्चों मैं ऊष्मा धारिता आपको समझाना चाहता हूँ। ये थी विशिष्ट ऊष्मा धारिता और अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा धारिता यानी हीट कैपेसिटी। क्या अंतर है? अंतर इतना है बच्चों कि यहाँ हमने एकांक द्रव्यमान की बात कही थी। हमने देखो परिभाषा हटाई नहीं है कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब हम ऊष्मा धारिता की बात कर रहे हैं, तो अब हम वस्तु का ताप यहाँ भी कितना बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जो डेल्टा टी होगा यहाँ भी कितना बढ़ाएंगे बच्चों, 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाएंगे, लेकिन एकांक द्रव्यमान का नहीं, पूरी वस्तु का। और पूरी वस्तु का द्रव्यमान कितना था, m, यानी अब हम टेम्परेचर m द्रव्यमान का बढ़ाएंगे बच्चों। तो एकांक द्रव्यमान का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी? एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की हमें मात्रा मिलती थी वो S होती थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमें कितने द्रव्यमान का ताप बढ़ाना है, m का, तो कितना हो जाएगा, m × S। यही कहलाएगी ऊष्मा धारिता, यानी इसको बड़े S से लिख दोगे, S = m × S, ठीक है?
एस बराबर एम इंटू एस, तो एस बराबर कितना आ गया, एम इंटू एस की जगह कितना लिखेंगे, क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी। चलो बड़ा बना लो या छोटा बना लो, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ऊष्मा धारिता कितनी आ गई, क्यू बटे डेल्टा टी आ गई बच्चों। बात समझ में आई। तो अंतर क्या था, परिभाषा यही रहेगी। अब एकांक द्रव्यमान हटा देंगे, ये लिखेंगे किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, बस इतना शब्द हटा देंगे। क्या हटा देंगे, किसी वस्तु, ये आपके पास नोट है, ये हटा देंगे, ये कट कर देंगे, एकांक द्रव्यमान की बात नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे, अब ये परिभाषा बन गई कि किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के पदार्थ की अब क्या कहलाएगी, ऊष्मा धारिता कहलाती है। विशिष्ट शब्द हट गया, एकांक हटा दिया तो विशिष्ट भी हट गया। ठीक है ना बच्चों, ये परिभाषा मैंने काट दी, ये मत कहना सर ने ये क्यों काट दिया, विशिष्ट ऊष्मा धारिता में क्यों काट दिया। अब ये विशिष्ट ऊष्मा नहीं है, अब मैं ऊष्मा धारिता बता रहा हूं, तो अब ये परिभाषा यहाँ हो जाएगी। तो देखो यहीं से लिख दो, किसी वस्तु जल्दी जल्दी लिखते हैं, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा या आवश्यक ऊष्मा, ये और बढ़ा देता हूँ, बोलने में अच्छा लगता है। यहाँ मैंने मात्रा नहीं लिखी थी, लिख भी सकते हो, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा, बात तो एक ही है बच्चों। आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, उस वस्तु की या उस वस्तु के पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती है। अब ये परिभाषा ऊष्मा धारिता की बन गई, ऊष्मा धारिता कहलाती है ना बच्चों। कितनी आसान है परिभाषाएं याद करना, एक ही परिभाषा इधर उधर घूम रही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है। तो किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती है बच्चों। ओके, बात समझ रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। तो एसआई मात्रक अगर देखें इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। और वैसे मात्रक देखें तो कैलोरी प्रति ग्राम भी हो सकता है, तो सॉरी कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस व्यवहारिक मात्रक ये हो जाएगा, एसआई मात्रक ये हो जाएगा बच्चों। ओके, बात समझ रहे हैं ना बच्चों। हाँ तो बच्चों ये ऊष्मा धारिता रही, तो ये ऊष्मा धारिता यहीं से तो निकल के आई बच्चों, यानी हमने अब ऊष्मा धारिता की बात की, यानी ये देखो उसी से ही निकल के आई है। विशिष्ट शब्द काट दिया, ऊष्मा धारिता रह गई। यहाँ से एकांक द्रव्यमान काट दिया तो यहाँ विशिष्ट काट दिया, क्या रह गया, ऊष्मा धारिता। यहाँ छोटे एस की जगह कैपिटल एस हो गया और यहाँ छोटे एस की जगह कैपिटल एस। जब एकांक द्रव्यमान नहीं रहा तो ये हो गया, तो यहीं से तो निकल आई। और मात्रक एकांक द्रव्यमान नहीं रहा तो ये हो गया बच्चों, जूल प्रति केल्विन हो गया। इसी को संशोधित करके यहाँ कर दिया है। तो दोनों चीज़ों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप दोनों चीज़ समझ जाएंगे। अब बच्चों अभी मैंने जो बात छोड़ दी थी, सीपी और सीवी की परिभाषाएं जो लिखनी थी वो मैं अब लिख देता हूं, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि सर ने वो लिखी नहीं, ऐसी मौखिक लिखा के चले गए, तो अब मैं उनको लिखता हूं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब मैं यहाँ लिख ही देता हूं। गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा लिख दिया है मैंने। गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कह लो या ऊष्मा धारिता कह लो बच्चों, एक ही बात होती है। हम यहाँ ये भी लिख सकते थे कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, एक ही बात है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब जल्दी जल्दी लिख दूंगा मैं, क्योंकि आप ये कहेंगे कि सर आप लिख के नहीं गए, धारिताएं कह लो। तो ये दो प्रकार की होंगी बच्चों गैसों के लिए, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। तो पहली पढ़ते हैं स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा गैस की क्या होगी कि किस स्थिर दाब पर, सीधे लिख दो बच्चों, समझ लो परिभाषा लिखना। स्थिर दाब पर बात कर रहे हैं तो स्थिर दाब पर
किसी गैस के, इंग्लिश में लिख दूं, जल्दी लिख जाता है, किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर दाब पर मोलर कह लें बच्चों, या ग्राम अड़ुक भी लिखा मिल जाएगा आपको कहीं, ग्राम अड़ुक विशिष्ट ऊष्मा, ग्राम अड़ुक एक ही बात होती है, ग्राम अड़ुक या मोलर विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा लिख दूं या इसके आगे धारिता भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है ना, एक ही बातें हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है, ऊष्मा कहलाती है, यहीं लिख दूं, प्रदर्शित क्या करेंगे, Cp स्थिर दाब पर है ना, तो Cp कहलाती है। समझ गए बच्चों। और अभी मैंने बताया था कि C बराबर क्या होता है, जब मोलर की बात करते हैं तो Q/m × डेल्टा T, यही तो होता है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऐसे लिख देंगे कि Cp बराबर, मात्रक वही रहेंगे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू × डेल्टा T, लेकिन इस समय प्रेशर हमने कैसा रखा है, या नीचे लिख देंगे प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, सूत्र एक से ही रहेंगे। अब नंबर 2 पर चलते हैं, स्थिर आयतन पर। अब दाब की जगह केवल आपको आयतन करना है, स्थिर आयतन पर ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्मा, गैस की बात हो रही है अब, ठीक है ना बच्चों, स्थिर आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा धारिता या मोलर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता या ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये सब एक ही बातें हैं बच्चों, कैसे भी समझ लो। तो बस यही परिभाषा सेम रहेगी, बस यहाँ क्या कर देंगे, स्थिर, आप अपने आप लिख लेंगे, दाब की जगह आयतन, देखना बिल्कुल वही रहेगी, स्थिर आयतन पर किसी गैस के, कोई अंतर नहीं मिलेगा, किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, याद होती जा रही होंगी बच्चों, बड़ा आनंद आ रहा होगा ना आज। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लिखो या मत लिखो, आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक मैं लिख देता हूँ, बोलने में अच्छा लगता है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की, देखो बिल्कुल वही परिभाषा चल रही है, उस गैस की स्थिर दाब की जगह बस आयतन हो रहा है, स्थिर आयतन पर मोलर कह लो या ग्राम अणुक कह लो, मोलर या ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है, अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cv कहलाती है, Cv कहलाती है, ठीक है ना। और Cv बराबर कितना हो जाएगा, Q/m × डेल्टा T, वही रहेगा, बस यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, बात समझ गए। मात्रक दोनों के सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मात्रक क्या रहेगा बच्चों बताइए, SI पद्धति में मात्रक देखोगे
तो कहाँ गया फॉर्मूला, Q बटे म्यू इंटू डेल्टा टी, Q जूल प्रति म्यू मतलब मोल केल्विन, जूल प्रति मोल, ये मोल ही तो है, जूल प्रति मोल केल्विन। ओके, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज या मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट्स यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, एक ही बात है बच्चों। ऊष्मा धारिता अलग है लेकिन विशिष्ट ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा धारिता एक ही बात होती है बच्चों। तो जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब जहाँ से टॉपिक शुरू किया था वहीं फिर चलते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी बच्चों? विशिष्ट ऊष्मा धारिता से, विशिष्ट ऊष्मा धारिता से। इसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बड़ा सुनकर आनंद आएगा कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बच्चों वो डिपेंड करती है पदार्थ की अवस्था पर, यानी पदार्थ की अवस्था बदल जाने पर बदल जाती है। और ये क्या होती है? एस से लिखा था ना, हमने लिखा था एस बराबर Q बटे एम इंटू डेल्टा टी, यही तो आया था। तो ये जो एस है या Q बराबर एम एस डेल्टा टी, यही तो बताया था, यही बातें बताई थी बच्चों। तो ये जो एस है पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करती है, पदार्थ की अवस्था, चेंज लिख दूं, चेंज हो जाती है, शॉर्ट में लिखें तो एस भी चेंज हो जाता है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बदल जाती है बच्चों। पदार्थ की अवस्था अगर बदल गई तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी बदल जाएगी बच्चों। ये एक अच्छी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे पदार्थ की आपने कितनी अवस्थाएं पढ़ी? ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं आप जानते हैं। अब हम जल का उदाहरण लें, अगर जैसे जल को देखें, जल, अगर हम किसको देख रहे हैं? पदार्थ क्या ले रहे हैं? जल। और जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे ठोस की अवस्था में होता है तब वो बर्फ होता है, आइस, बर्फ, ठीक है ना, क्या होता है? बर्फ, यानी आइस होती है वो। और जब द्रव के रूप में होता है तो उसको हम जल कहते हैं, और गैस की फॉर्म में होता है तो उसको वाष्प कहते हैं। तो इन तीनों स्टेट में देखो पदार्थ एक ही है, क्या है? जल है, वाटर है बच्चों, हमारे पास क्या है? वाटर है, लेकिन उसकी अवस्थाएं कितनी हैं? तीन, ठोस रूप में भी है, द्रव रूप में भी है और गैस रूप में भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जल की एक ही विशिष्ट ऊष्मा होगी, यानी जल की जो एस होगी, यानी एस ऑफ जल, वो कांस्टेंट होगी, ये बात गलत है। कांस्टेंट होगी मतलब एक ही होगी, ये बात कैसी है? सरासर गलत है, क्योंकि जल अलग अलग अवस्थाओं में हमें मिल सकता है, तो उसकी विशिष्ट ऊष्माएं भी तीनों अवस्थाओं में अलग अलग होंगी बच्चों। जब ठोस होता है, बात समझ रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से समझें। ठोस हो सकता है, द्रव अवस्था में हो सकता है, गैस अवस्था में हो सकता है। तो तीनों अवस्थाओं में जो विशिष्ट ऊष्मा है बच्चों अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? अलग अलग। तो जब वो जल बर्फ की स्टेट में होता है, यानी ठोस अवस्था में होता है, सॉरी बच्चों बर्फ ऐसे लिखा जाएगा, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस, वो होती है 0.5 यूनिट, क्या होती है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही तो है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों। और जब वो द्रव अवस्था में होता है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बच्चों 1.0 या 1 ही लिख देते, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और जब वो वाष्प अवस्था में होता है तो विशिष्ट ऊष्मा हो जाती है 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ रही है?
आपको यहाँ से दिख रहा है कि तीनों अवस्थाओं में जो एस है वो अलग अलग है, ठीक है ना बच्चों। तीनों अवस्थाओं में एस का मान अलग अलग है। देखिए जब जल, पदार्थ एक ही है, हमारे पास क्या पदार्थ है, जल। जब वो ठोस अवस्था में है तो एस यानी विशिष्ट ऊष्माधारता कितनी है, 0.5। यहाँ देखिए बच्चों 0.5 है, और यहाँ कितनी है, 1 है। और जब द्रव अवस्था में है और जब गैस अवस्था में है तो 0.47 है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माएं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती हैं। यानी ये न समझें कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट होगी, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट होगी, अवस्था पर निर्भर करेगी, डिपेंडेंट ऑन स्टेट, डिपेंड्स ऑन स्टेट, यानी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की जो अवस्था है उस पर निर्भर करेगी। तो आपने यहाँ देख लिया बच्चों, तीनों जगह आपको भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, जबकि है एक ही चीज़, है तो जल ही, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, ठीक है ना। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि आज हमने स्पेसिफिक हीट आपको कंप्लीट कर दिया, मतलब कंप्लीट से मतलब आपको रूबरू करा दिया, आपको बोध करा दिया बच्चों, ठीक है ना। तो बड़ा आनंद आया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा है बच्चों। तो कल के लेक्चर में बच्चों इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक नई चीज़ पढ़ाएंगे। आज पढ़ी विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता या ऊष्माधारिता, और कल पढ़ेंगे बच्चों गुप्त ऊष्मा। क्या पढ़ेंगे, गुप्त ऊष्मा। कल और अच्छा लगेगा, यानी लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट, ये कल पढ़ेंगे बच्चों। तो जब कहीं गुप्त लिखा होता है यानी कोई राज है, ठीक है ना, तो गुप्त का मतलब गुप्त, सीक्रेट, तो सीक्रेट को बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, ठीक है ना। तो बच्चों कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें बच्चों, और लाइक करना ना भूलें। मैं बड़ा मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप फिजिक्स से रूबरू हो जाएं, डूब जाएं फिजिक्स में, कि फिजिक्स एक बहुत बढ़िया विषय है बच्चों। तो कल मिलते हैं इस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।